डिस्क्लेमर भाइयों, ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है, केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। इस कहानी में वर्णित नाम और घटनाएं वास्तविकता से कोई संबंध नहीं रखती, और इस कहानी में अगर कोई समानता पाई जाती है संयोगवश, तो इसे महज एक इत्तेफाक समझा जाए। और ये कहानी आपको सुपर टॉप नॉवल चैनल पर ही मिलेगी। हम इस कहानी में आपको रोमांचक दुनिया और रहस्य से भरी घटनाएं, जादुई परिवेश और इसी तरह की कहानी के सैर पर आपको ले जाना चाहते हैं। तो इस कहानी को पूरा लास्ट तक सुने और इस कहानी का पूरा आनंद लें, और हमारे सुपर टॉप नॉवल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। एल्विश द्वारा रिया के सामने कैथरीन के असली इरादों का खुलासा करने के बाद कैथरीन के चेहरे का रंग पूरी तरह से उड़ गया। उसकी आंखों में घबराहट झलक रही थी और उसके बाद शब्द लड़खड़ाते हुए बेतरतीब ढंग से निकलने लगे, क्योंकि वह अच्छी तरह जानती थी कि अगर उसने जल्द ही गलतफहमी दूर नहीं की और रिया ने ये बातें अपने पिता को बता दी तो श्री राघवन बिना किसी झिझक के उसे कंपनी से निकाल देंगे। श्री राघवन अपनी बेटी को हद से ज्यादा प्यार करते हैं, भले ही उनके मन में शुरू से ऐसे इरादे न भी हों, फिर भी रिया के एक शब्द पर उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। आखिरकार वह तो सिर्फ एक सचिव थी, एक उनकी बेटी है और दूसरी कोई खास नहीं। श्री राघवन के लिए चुनाव करना इससे आसान नहीं हो सकता था। और फिर भी ये परिस्थितियां तब भी वैसी ही थी जब उसने कोई गलती नहीं की थी। लेकिन कैथरीन भी कोई भोली नहीं है। वह एक सचिव होने के बावजूद एक अरबपति के घर में घुसपैठ करने की साजिश रचने की हिम्मत कैसे कर सकती है, यहाँ तक कि उस युवती की सौतेली मां बनने का सपना भी देख सकती है। ये सरासर कोरी कल्पना और पूरी तरह से भ्रामक है। मिस राघवन, कृपया ऐसा नहीं है, मुझे समझाने दीजिए। मेरे मन में कभी ऐसा विचार नहीं आया, कैथरीन ने हकलाते हुए कहा, मानो अपनी इज्जत बचाने की पूरी कोशिश कर रही हो। हालांकि मन ही मन वह ये सच्चाई जानती थी कि श्री राघवन अपनी इकलौती बेटी से कितना प्यार करते थे और वह रिया की राय को सबसे ऊपर रखते थे। रिया को जीतना हमेशा से उसकी सफलता की योजना की कुंजी रही है, एक भरोसेमंद राजदार की तरह उससे करीबी संबंध बनाना और फिर धीरे धीरे उस स्थिति का उपयोग करके किसी भी तरह से, चाहे जैसे भी हो, एक निर्णायक वार में श्री राघवन का दिल जीत लेना। लेकिन अब दिन रात मेहनत करके उसने जो सावधानीपूर्वक योजना बनाई थी, वह पूरी तरह से एल्विश के हाथों बर्बाद हो गई, ठीक उसी आदमी के हाथों जिससे वह भी नफरत करती थी। तुम, रिया की आंखें गुस्से से चौड़ी हो गईं। तुम सच में मेरे पापा को बहकाना चाहती थी। कितनी बेशर्म हो तुम। अपने आमतौर पर सौम्य स्वभाव के बावजूद, जो किसी भी बात से नहीं टूटता, वह इस बार अपने गुस्से को रोक नहीं पाए। क्योंकि सच में, आपको क्या लगता है कि ऐसी बात सुनकर कौन सी महिला शांत रह सकती है? एक ऐसी सेक्रेटरी जो बिल्कुल बाहरी है, अपने पिता से शादी करने की साजिश रच रही है। ये बात आसमान की तरह साफ है कि वह न केवल परिवार की संपत्ति के लिए बेशर्मी से साजिश रच रही है, बल्कि जीवन भर के लिए अपनी सौतेली मां बनने की कल्पना करने का साहस भी कर रही है। उसे ऐसा सोचने की हिम्मत किसने दी? ये किस तरह की गुस्ताखी थी? दुनिया की कोई भी बेटी इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। रिया की तो बात ही छोड़िए, वह तो एक स्वाभिमानी लड़की है। रिया अचानक मेज पर अपनी सीट से खड़ी हो गई, मेज से पानी का गिलास छीन लिया और सीधे कैथरीन के चेहरे पर पानी छिड़क दिया। छप छप। उसने अपने शरीर पर जो गाढ़ा मेकअप लगाया था, वह तुरंत घुल गया और तेजी से फैलकर पूरी तरह से गड़बड़ हो गया। उसकी सावधानी से बनाई गई भौहें काली पड़ गई थीं, मस्कारा उसके गालों पर बह रहा था, और उसने जो गाढ़ा फाउंडेशन लगाया था, वह उसके चेहरे पर धारियों के रूप में जम गया था। कुछ ही सेकंड में उसका कभी बेदाग चेहरा बारिश में भीगे हुए मुरझाए फूल जैसा दिखने लगा। वह खूबसूरत चेहरा गायब हो गया, उसकी जगह एक ऐसा चेहरा आ गया जो बेहद बदसूरत था। कैथरीन डर के मारे चीख पड़ी और जल्दी से टिश्यू पेपर ढूंढकर अपना चेहरा पोंछने और छुपाने की कोशिश करने लगी। लेकिन चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले, नुकसान तो हो ही चुका था और उसे ठीक करने का कोई मौका नहीं था। उसकी कभी ग्लैमरस रही छवि गायब हो गई थी, उसकी जगह सौंदर्य प्रसाधनों का एक दयनीय और धब्बेदार ढेर आ गया था। मिस राघवन, कृपया मेरी बात सुनिए। मैं बिल्कुल भी वैसी इंसान नहीं हूं जैसा यह व्यक्ति आपसे कह रहा है, उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा और अपना बचाव करने की पूरी कोशिश की जबकि उसका मेकअप पिघल रहा था। इस बार आपने मुझे गलत समझा, मिस। मैं तो बस मजाक कर रहा था, इसे ज्यादा गंभीरता से मत लीजिए। हाँ, यह एक मजाक ही था। मजाक? रिया की आंखों में गुस्से की आग भड़क उठी। क्या यही तुम्हारा मजाक है? ये तो साफ है कि तुम बहुत पहले से ही मेरे पिता को बहकाना और उनके साथ बिस्तर पर जाना चाहती थी। क्या मैं गलत कह रही हूँ? उसकी आवाज तेजी से ठंडी होती जा रही थी जब उसने चेतावनी दी, सुनो, मैं अन्याय करने वाली इंसान नहीं हूँ। मेरी सलाह तुम्हारे लिए यह है, मेरे पिताजी का साथ तुरंत छोड़ दो। नहीं तो आगे तुम्हारे साथ जो भी होगा, उसके लिए मुझे दोष मत देना। अपमानित सचिव को अल्टीमेटम देने के बाद उसने बिना दूसरी ओर देखे ही एल्विश का हाथ पकड़ लिया और कहा, भाई एल्विश, चलो यहाँ से चलते हैं। हम कहीं और खाना खा लेंगे, यहाँ नहीं। दोनों हाथ में हाथ डाले इटालियन रेस्टोरेंट से निकले और पास के ही एक दूसरे रेस्टोरेंट में चले गए।
जैसे ही वे अपनी सीटों पर बैठ गए, रिया थोड़ा और करीब झुक गई। वह अभी भी इस बात से बहुत गुस्से में थी, लेकिन साथ ही इस बात के लिए आभारी भी थी कि उसे देर होने से पहले ही इसके बारे में पता चल गया। भाई एल्विश, ये सब आपकी वजह से ही संभव हो पाया कि मुझे आज इस घटना के बारे में पता चला, अन्यथा मुझे कभी पता ही नहीं चलता कि मेरे पिताजी के आसपास ऐसा कोई शातिर व्यक्ति मौजूद था। जब मैं घर पहुंचूंगा तो मैं अपने पिताजी को इसके बारे में सब कुछ जरूर बताऊंगा। उन्हें ये जानना जरूरी है कि वह सचिव वास्तव में किस तरह का व्यक्ति है। एल्विश हल्के फुल्के अंदाज में हंसते हुए बोला, हाँ, तुमने खुद ही इसे काफी अच्छे से संभाल लिया है। अगर आज ऐसा नहीं होता तो शायद मैंने तुम्हारा वो चेहरा कभी नहीं देखा होता, और सच कहूं तो वो चेहरा इतना आकर्षक था। उस तारीफ पर रिया शर्मा गई और खुशी से उसके गाल लाल हो गए। खैर भय एल्विश, उस बारे में भूल जाए, मैं आपको हाल ही में मेरे साथ हुई कुछ अजीबोगरीब घटनाओं के बारे में बताता हूँ। जल्द ही एल्विश उसकी छोटी छोटी बातों से खुद को अलग नहीं कर पाया और उस पल में पूरी तरह खो गया। उसकी आंखों के सामने उसके दिमाग में कुछ बात बैठ गई। हो सकता है कि उस पुराने रेस्तरां में जाने की अचानक इच्छा होना उतना बुरा ना हो। कुछ घटनाएं तो हुई हैं, लेकिन कुल मिलाकर यह एक बुरा अनुभव नहीं है। एल्विश, एल्विश, क्या तुम सुन भी रहे हो? ओह सॉरी, मैंने थोड़ा जूम आउट कर दिया था। तो आप क्या कह रहे हैं? लंबे लंच के बाद एल्विश ने रिया को दक्षिण मुंबई के पलाडियम मॉल में छोड़ दिया। उसने अपनी कुछ कॉलेज की सहेलियों के साथ खरीदारी करने की योजना बनाई थी। उसे छोड़ने के बाद वह टेक पार्क में अपने सुरक्षा बूथ पर लौट आया और अपना दैनिक काम फिर से शुरू कर दिया। जैसे ही दिन एक सामान्य उबाऊ दिन की तरह बीत रहा था, शाम लगभग 6:30 बजे उसके फोन में वाइब्रेशन हुई। उसने ये देखने के लिए फोन उठाया कि इस व्यस्त समय में उसे कौन फोन कर रहा है, तो उसे पता चला कि यह रिया थी। वह उसे अपने व्हाट्सएप नंबर से कॉल कर रही है। उसकी प्रोफाइल पिक्चर में वह एक एनीमे कैरेक्टर की कॉस्ट्यूम में है जिसे वह पहचान नहीं पाया। उसने चेहरे पर मुस्कान लिए जवाब दिया। उसे पता ही नहीं था कि आजकल वह बहुत ज्यादा मुस्कुरा रहा है। क्या आपकी खरीदारी पूरी हो गई? हाँ, मेरा काम हो चुका है, लेकिन रिया ने मीठी आवाज में लेकिन थोड़ी झिझक के साथ जवाब दिया। दरअसल मेरी एक दोस्त चाहती है कि मैं आज रात उसके साथ एक बार में जाऊं ताकि हम वहां की नाइट लाइफ देख सकें। लेकिन फिर मैंने इस बारे में ध्यान से सोचा, रात में यात्रा करना सुरक्षित नहीं है, और जैसा कि आप जानते हैं, मेरे साथ पहले से ही कोई खास व्यक्ति है, इसलिए मैंने उसका निमंत्रण ठुकरा दिया। उसके अप्रत्यक्ष तरीके से किए गए कबूलनामे पर एल्विश के होंठ हल्के से मुड़ गए। वह उसे थोड़ा चिढ़ाने से खुद को रोक नहीं पाया। अपने लहजे में हैरानी का भाव लिए उसने अनभिज्ञता जताते हुए पूछा, ओह कोई खास? तो फिर वो कौन हो सकती है रिया? दूसरी तरफ रिया थोड़ा शर्मा गई, लेकिन फिर भी उसने कहा, मुझे मत चिढ़ाओ भाई एल्विश, तुम जानते हो मैं किससे बात कर रही हूँ। हम्फ, अगर तुमने मुझे दोबारा चिढ़ाया तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। एल्विश ने उसे और चिढ़ाना बंद कर दिया। ठीक है, मैं समझ गया, लेकिन तुम्हें मुझे ये छोटी छोटी बातें बताने की जरूरत नहीं है। मैं कोई पुराने ख्यालों का आदमी नहीं हूँ जो महिलाओं के बाहर जाने पर उनके प्रति कोई पूर्वाग्रह रखता हो। अब तक तो तुम्हें मेरा स्वभाव समझ आ जाना चाहिए था, है ना? दरअसल एल्विश मन ही मन खुश महसूस कर रहा है। रिया वाकई अपनी उम्र की दूसरी लड़कियों से अलग थी। एक धनी परिवार में पली बड़ी होने के बावजूद उनमें शालीनता है और वे अपने आचरण में अनुशासित हैं, और उन्होंने जिस प्रकार का आत्मसंयम दिखाया वह कई अन्य लोगों में नहीं था। आज की पीढ़ी की ज्यादातर लड़कियों के लिए कभी कभार बाहर जाना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन एक बार जब आपका बॉयफ्रेंड बन जाता था तो उस तरह का माहौल आसानी से सीमाओं को पार कर जाता था। और रिया इस बात को अच्छी तरह समझ गई थी। उसने न सिर्फ अपने दोस्त को मना किया, बल्कि उसने उसे सीधे तौर पर इसके बारे में बताया, जिससे अनजाने में उसका दिल खुश हो गया और उसके पुरुष अहंकार को बल मिला। इस एक कार्य से ही उसने जागरूकता दिखाई और उसके प्रति सम्मान प्रदर्शित किया। वह इस स्थिति की तुलना दूसरों से करने से खुद को रोक नहीं सका। अगर उसकी जगह कोई और लड़की होती तो वे आज़ादी पर जोर देती और जोर जोर से ऐलान करती कि उन्हें जहां चाहे जाने का अधिकार होना चाहिए, चाहे उनका बॉयफ्रेंड हो या न हो। एल्विश खुद को रोक नहीं पाया और पूरी दुनिया को ये बात बताना चाहता था। देखना है कि एक लड़की को ऐसा ही होना चाहिए। वह आज की लड़कियों से व्यक्तिगत रूप से पूछना चाहता है, आप किस तरह की आज़ादी की तलाश कर रहे हैं? रिया की प्राथमिकताओं के बारे में स्पष्टता साफ और सीधी है। इससे एल्विश की उसके प्रति राय एक बार फिर बेहतर हो गई। अगर एल्विश की जिंदगी एक खेल होती तो उसमें बुलबुले इस तरह फूटते। अनुकूलता जोड़ एक, जोड़ एक, जोड़ एक, जोड़ 1, योजक चिन्ह। इस बीच फोन के दूसरी तरफ रिया अकेली नहीं है। उसके बगल में फैशनेबल कपड़े पहने, आकर्षक रूप रंग वाली और आत्मविश्वास से भरी एक लंबी लड़की खड़ी थी। वह रिया की सबसे अच्छी दोस्त खुशी थी, जो स्कूल के दिनों से लेकर अब तक उसकी दोस्त रही है। खुशी पार्किंग से अपनी कार लेने गई थी, तभी रिया ने एल्विश को फोन करके बार के बारे में जानकारी दी।
वापस लौटते ही उसने देखा कि वह किसी से फोन पर बात कर रही है और थोड़ी देर सुनने के बाद जब उसे पता चला कि वह उसके प्रेमी से बात कर रही है तो उसकी भौहें आश्चर्य से ऊपर उठ गईं। बिल्कुल नहीं रिया, हम तो बस एक बार में जा रहे हैं और इसके लिए तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड को फोन करना पड़ा। उसने तुम पर किस तरह का जादू किया है? रिया, तुम जहां चाहो वहां जाने के लिए स्वतंत्र हो। बार में कदम रखने के लिए किसी पुरुष की अनुमति की जरूरत नहीं होती। क्या ये बहुत ज्यादा प्रतिबंधात्मक नहीं है? रिया के चेहरे पर तनाव आ गया। खुशी, मैं अब तुमसे अलग हूं। मेरा बॉयफ्रेंड है और तुम अभी भी सिंगल हो। हम दोनों की तुलना नहीं की जा सकती। हाँ, हाँ, मैं समझ गई। तुम पहले से ही किसी के साथ हो। खुशी ने आंखें घुमाईं, जाहिर तौर पर उसे उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ। लेकिन जल्द ही, उसने अपना हाथ रिया के हाथ में डाल दिया और चंचल अंदाज में हंस पड़ी। अरे, ऐसा नहीं है। बॉयफ्रेंड होने का मतलब यह नहीं है कि आप बाहर नहीं जा सकती। वह सिर्फ आपका बॉयफ्रेंड है, आपका पति नहीं। चलो, आज रात मेरे साथ आ जाओ, इससे क्या नुकसान हो सकता है? नहीं, अगर तुम जाना चाहते हो तो अकेले ही जाओ, मैं नहीं जा रहा। रिया जाने के लिए मुड़ी, लेकिन खुशी ने दयनीय ढंग से उसका हाथ पकड़ लिया। रिया, ऐसा मत करो। क्या तुम सचमुच मुझे अकेले बाहर जाने दोगे? मेरी कदकाठी और मेरे चेहरे के साथ। अगर कोई बुरे इरादों वाला व्यक्ति मुझे नशीली दवा देने की कोशिश करे तो क्या होगा? तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, तुम मुझे यूं ही छोड़कर नहीं जा सकते। रिया ने उसे खाली निगाहों से देखा, कमर पर हाथ रखे हुए। वह उसकी हरकत को पूरी तरह जानती थी। खुशी, खेल मत खेलो। तुम अच्छी तरह जानते हो कि बार कितने खतरनाक हो सकते हैं, फिर भी तुम वहां जाने की जिद करते हो। अगर कुछ हो जाए, तो मेरे पास रोते हुए मत आना। आप बस रोमांच की तलाश में हैं। खुशी ने बेफिक्र होकर मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो। मैं तो अक्सर बार और क्लब जाती रहती हूँ। अगर कोई लड़का मुझसे छेड़छाड़ करने की कोशिश करेगा, तो मैं उसकी तरफ देखूंगी भी नहीं। मैं बस खुद को खोजना चाहता हूँ, मैं गाना चाहता हूँ, नाचना चाहता हूँ और मजे के लिए कुछ बेवकूफ़ों को चिढ़ाना चाहता हूँ। इससे ज्यादा कुछ नहीं। मैं किसी को भी इससे ज्यादा हद पार नहीं करने दूंगा। रिया अवाक रह गई। वह उसे अच्छी तरह जानती थी। उसकी तरह ही एक धनी परिवार से होने के कारण उसका मासिक भत्ता रिया से भी अधिक था। ये $10 लाख से भी अधिक था। वह रोमांच से भरपूर जीवन जीती थी, उसे रात्रि जीवन बेहद पसंद था और उसके स्वभाव में विद्रोही प्रवृत्ति कूट कूट कर भरी थी। लेकिन अपनी तमाम बेबाकी के बावजूद उसके मानदंड उतने ही ऊंचे थे जितनी वह खुद थी। किसी भी पुरुष ने कभी भी उसका ध्यान आकर्षित नहीं किया था। कहावत है ना, एक जैसे लोग एक साथ रहते हैं। अगर खुशी सचमुच अपनी निजी जिंदगी को लेकर लापरवाह या बेपरवाह होती, तो रिया कभी भी उसकी करीबी दोस्त नहीं रहती। हे भगवान, रिया, बस एक बार आ जाओ, ठीक है? क्या तुम मेरे साथ बार में नहीं आ सकती? आपने मुझे पहले भी कई बार मना कर दिया है, यह मेरी आपसे 8वीं बार पूछने का मौका था, क्या आप इस बार मेरे लिए हाँ नहीं कहेंगी? खुशी एक बिगड़े हुए बच्चे की तरह रिया का हाथ पकड़े रही और तब तक जाने से इनकार करती रही जब तक रिया उसके साथ जाने के लिए राजी नहीं हो गई। भले ही रिया बार बार मना करती रही, लेकिन इस बार वह उसे इतनी आसानी से जाने नहीं देने वाली थी। इस बार उसने उसे अपने साथ ले जाने का पक्का इरादा कर लिया था। लेकिन रिया अपने फैसले पर अडिग थी, फिर भी उसने दृढ़ता से अपना सिर हिलाया और जाने के लिए मुड़ गई। ये देखकर खुशी की आंखों में एक विचार कौंध गया और वह खिलखिलाकर हंस पड़ी। ठीक है, तो इसके बारे में क्या ख्याल है? तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड है ना? क्यों ना हम उसे भी अपने साथ चलने दें? इससे आपको तसल्ली मिलेगी, है ना? अप्रत्याशित रूप से, रिया ने फिर भी सिर हिलाकर हार मानने से इनकार कर दिया। छोड़ो, मुझे बार में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। मैं तो बस घर जाकर अपने बॉयफ्रेंड से फोन पर बात करना चाहती हूँ। अरे बाप रे! खुशी ने नाटकीय अंदाज में अपना हाथ अपने माथे पर रख लिया। हे भगवान, इतनी मिठास से मुझे डायबिटीज हो जाएगी। व्हाट्सएप कॉल के दूसरी तरफ एल्विश पूरी बातचीत सुन रहा था, इसलिए वह हंस पड़ा। रिया, जब तुम्हारी दोस्त इतनी बेताब है, तो तुम ही क्यों नहीं चली जाती? मैं काम के बाद तुमसे मिलने आ जाऊंगा। रिया के अडिग रुख ने एल्विश को उससे और भी अधिक संतुष्ट कर दिया। लेकिन अगर उसे जाना ही था, तो साथ जाना ही सबसे अच्छा था। इस तरह अगर उसे कुछ हो जाता है, तो वह उसकी रक्षा के लिए मौजूद रह सकता है। कॉल सुनते हुए खुशी ने शरारती मुस्कान दी। देखो, रिया, तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी मेरी बात से सहमत है, अब तुम मुझे मना नहीं कर सकती। खुशी खुशी से फोन पर झुक गई और बोली, हे प्यारे लड़के, आज रात 9:30 बजे क्वीन बार में मिलते हैं। समय पर आना। दूसरी तरफ से एल्विश ने जवाब दिया, ठीक है। योजक चिन्ह, रात 9:30 बजे। इंदिरा झील के किनारे क्वीन बार। ये जगह मुंबई की नाइट लाइफ का ताज थी। ये युवाओं और किशोरों के लिए मिलन स्थल था, शहर का सबसे प्रसिद्ध बार। एक बार शुरू होने के बाद ये सुबह 3 या 4 बजे तक लगातार बजता रहा। इसकी रोशनी और संगीत रात भर कभी कम नहीं हुए।
9:30 बजे तक प्रवेश द्वार उत्सुक भीड़ से खचाखच भर चुका था, जो अंदर जाने के लिए बेसब्री से कतार में इंतजार कर रही थी। सामान्य दिनों की तरह ही कई पुरुष और महिलाएं, एक से बढ़कर एक खूबसूरत, रात में बार में मौज मस्ती करने आए थे, लेकिन आज रात सभी की निगाहें भीड़ में मौजूद दो आकर्षक व्यक्तियों पर टिकी थीं। वीआईपी सेक्शन में दो महिलाएं एक दूसरे के करीब हाथ में हाथ डाले खड़ी थीं, मानो स्वर्ग से आई जुड़वां देवदूत हों। बाईं ओर एक लड़की खड़ी थी जिसका व्यवहार जीवंत होने के साथ साथ शालीन भी था। उसकी गरिमा में एक ऐसा कुलीन भाव था जिसे देखकर दिलों की धड़कनें तेज हो जाती थीं। दाईं ओर उसकी ठीक विपरीत महिला थी, वह जोशीली, साहसी और हंसमुख थी, जैसे हरे भरे बगीचे के बीचों बीच पूरी तरह से खिला हुआ लाल गुलाब। दो अलग अलग शैलियां, फिर भी दोनों ही शानदार थीं, दोनों ही अपने अपने तरीके से अविस्मरणीय थीं। उनकी खूबसूरती ने भीड़ में 100 में से 95 अंक आसानी से हासिल कर लिए। बार में आते ही उन्होंने ऐसी हलचल मचा दी जो नंगी आंखों से दिखाई देने वाली गति से पूरे बार में फैल गई। अरे यार, इन खूबसूरतियों को देखो। मैंने इतने लंबे समय से इतनी खूबसूरत लड़कियां नहीं देखी हैं। वैसे ये लोग असल में हैं कौन? क्या ये कोई मशहूर हस्ती हैं? हमने इन्हें टीवी पर क्यों नहीं देखा? तुम बेवकूफ हो। किस तरह की सेलिब्रिटी इतनी खूबसूरत दिखती है? वे तो इस धरती पर फरिश्ते ही हैं। अगर मैं आज रात उनमें से किसी एक को घर ले जा सकूं, तो भले ही कल मेरी मृत्यु हो जाए, मैं मुस्कुराते हुए और संतुष्ट होकर मरूंगा। हाँ हाँ, सपने देखते रहो। उनके पहनावे को देखकर ही मुझे पूरा यकीन है कि वे किसी बड़े उद्योगपति परिवार से हैं। भाई, वैसी लड़कियां हमारे लायक नहीं हैं, इसलिए भ्रम में जीना बंद करो। उनके चारों ओर बार में मौजूद सभी पुरुष मेहमान अपनी निगाहें उन पर टिकाए हुए फुसफुसा रहे थे, उनके विचार बेरोक टोक और अनियंत्रित थे। रिया, क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड सच में आ रहा है या नहीं? अभी तो 9:30 बज चुके हैं, वो अभी तक क्यों नहीं आया? खुशी ने आसपास के लोगों की घूरती निगाहों और टिप्पणियों को नजरअंदाज कर दिया और रिया से शिकायत करना जारी रखा। वह अभी आता ही होगा। वो तो बस रहस्यमयी बनने की कोशिश कर रहा है, खुशी ने गुस्से से कहा। रिया ने उसे घूरकर देखा। तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है? तुमने ही तो जोर दिया था कि हम आज रात आएं, तभी तो एल्विश आने के लिए राजी हुई। तुम्हें थोड़ा इंतजार कराने में क्या हर्ज है? और ध्यान से देखो, अभी समय नहीं आया है। अरे बाप रे! रिया, तुम्हारी अभी शादी भी नहीं हुई है और तुम पहले से ही उसकी रक्षा पति की तरह कर रही हो। खुशी ने अजीब सी मुस्कान के साथ उसे थोड़ा चिढ़ाते हुए कहा, मैं ये सोचे बिना नहीं रह सकी कि शादी के बाद क्या होगा। क्या तुम अपने पति पर पूरी तरह से फिदा हो जाओगी? ऐसा ही होना चाहिए। हैरानी की बात यह थी कि वह न तो हिचकिचाए और न ही शर्मिंदा हुई, बल्कि आत्मविश्वास और गर्व से बोली, अगर मैं अपने होने वाले पति को खुश नहीं करूंगी, तो कौन करेगा? खुशी ने बड़ा चढ़ाकर डकार ली और कराहते हुए कहा, उफ, आज रात मुझे और मिठाई नहीं मिलेगी। मैं पहले से ही इस मीठे प्यार से भर चुकी हूँ। सच कहें तो, खुशी तो चंचल बनी रही लेकिन अंदर ही अंदर रिया के रवैये ने उसे चौंका दिया। आखिरकार, रिया शहर की कोई साधारण लड़की नहीं थी। वह एक अरबपति परिवार की इकलौती बेटी थी, धनी, प्रभावशाली संपर्कों वाली और शीर्ष स्तर की उत्तराधिकारी की सटीक परिभाषा थी। और फिर भी, वह अपने प्रेमी के मामले में इतनी आज्ञाकारी क्यों थी? आखिर उसके दिमाग में क्या चल रहा था? अपनी जिज्ञासा को रोक न पाने के कारण खुशी ने वह सवाल पूछ ही लिया जो वह लंबे समय से पूछना चाहती थी, वैसे आपका बॉयफ्रेंड क्या काम करता है? सुरक्षा गार्ड की नौकरी, रिया ने बिना किसी झिझक के जवाब। एक सुरक्षा गार्ड की नौकरी। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। खुशी ने अपने चेहरे पर पूरी तरह से भ्रमित भाव के साथ पलकें झपकाईं, अब तो मानो उसके चेहरे पर प्रश्नों के चिन्हों की दीवार खड़ी हो गई थी। स्पष्टतः वह उसके मन में इस बात को पचा नहीं पा रही थी। एक सुरक्षा गार्ड? मैंने सही सुना? कहीं मेरे कान मुझे धोखा तो नहीं दे रहे? क्या तुम मुझसे मजाक कर रही हो, रिया? उसने स्पष्ट अविश्वास भरी आवाज में कहा। एक सुरक्षा गार्ड भला इतने सारे चाहने वालों में से तुम्हें कैसे जीत सकता है? तुम शहर के सबसे अमीर परिवारों में से एक की इकलौती बेटी हो और तुम मुझे बता रही हो कि तुम एक सुरक्षा गार्ड को डेट कर रही हो। चलो रिया, अगर तुम मुझे सच नहीं बताना चाहती तो मत बताओ, लेकिन मनगढ़ंत बहाने मत बनाओ। मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं, तुम जानती हो ना, और मैं तुम्हें इतने सालों से जानता हूं। आपको इस तरह के मजाक से मेरी बुद्धिमत्ता को कम नहीं आंकना चाहिए। मुझे यह मानना ज्यादा पसंद है कि कल सूरज दक्षिण से उगेगा, बजाय इसके कि मैं यह मानूं कि ऐसा नहीं होगा। उसके चेहरे पर अविश्वास और संदेह के भाव स्पष्ट रूप से झलक रहे थे। उसके मन में यह बात थी कि रिया या तो मजाक कर रही होगी, या अगर उसकी बात सच है तो वह निश्चित रूप से इस तथाकथित सुरक्षा गार्ड द्वारा धोखा खा रही है, और उसे लगा कि केवल वही उसे बचा सकती है। रिया ने गंभीरता से जवाब दिया, नहीं, तुम गलत हो खुशी। मुझे उनमें एक इंसान के तौर पर जो बात पसंद है, वो ये है। उनका काम मेरे लिए ज्यादा मायने नहीं रखता। मेरी राय में हर काम सम्मान के लायक है, खुशी, किसी भी काम का दूसरे से ऊंचा या नीचा होना नहीं चाहिए।
खुशी अब और बर्दाश्त नहीं कर सकी और बोली, रिया अपने सपनों से जाग जाओ, ये हकीकत है। क्या इतने सारे कॉस्प्ले खेलने से तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है कि तुम कल्पना और हकीकत में फर्क भी नहीं कर पा रही हो? ये डायलॉग तो सिर्फ फिल्मों में ही अच्छे लगते हैं, असल जिंदगी में नहीं। और अगर तुम्हारे पापा को पता चल जाए कि तुम एक सिक्योरिटी गार्ड को डेट कर रही हो, तो उन्हें तो पक्का हार्ट अटैक आ जाएगा। रिया एल्विश के बारे में पूरी तरह से जानती थी कि वह एक शांत स्वभाव का व्यक्ति है, जो दूसरों के सामने अपनी दौलत का प्रदर्शन करना पसंद नहीं करता। अपनी दोस्त को उससे इतनी चिंतित सुनकर रिया खुद को ये कहने से रोक नहीं पाई। लेकिन फिर उसे याद आया कि वह सादगी पसंद करता है, इसलिए उसने यह बात अभी तक जाहिर नहीं की। इसके बजाय उसने उसका बचाव करते हुए कहा, खुशी, तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि मैं इस समय किस तरह के आदमी को डेट कर रही हूँ, और मैं तुम्हारे मेरे बारे में चिंताओं को भी समझती हूँ, लेकिन कृपया इस मामले में मेरे फैसले पर भरोसा करो। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। हाँ हाँ, ओह, अब मुझे पता चल गया कि तुम मुझसे मजाक कर रही हो, है ना? असल में, तुम किसी गार्ड को डेट नहीं कर सकती, रिया। मुझे कहना पड़ेगा कि तुम्हारी एक्टिंग वाकई दिन ब दिन बेहतर होती जा रही है। तुम पहले तो इतने यकीन से ये कह रही थी कि मुझे लगभग यकीन ही हो गया था। खुशी अभी भी हैरान होकर बुदबुदाई। लेकिन फिर भी उसने अपनी बात पर अविश्वास जताते हुए सिर हिलाया। हालांकि खुशी की पारिवारिक पृष्ठभूमि रिया के स्तर की तो नहीं थी, लेकिन उससे बहुत पीछे भी नहीं थी। उसकी धन दौलत की दुनिया में करोड़ों डॉलर की संपत्ति वाले व्यक्ति के अलावा कोई भी साधारण व्यक्ति उसके करीब भी नहीं आ सकता था। यही वजह थी कि उसे बार में जाना पसंद था, आराम करने के लिए, पुरुषों को अपनी किस्मत आजमाने देने के लिए और फिर उन्हें असफल होते देखने के लिए। उनके प्रति इस जुनून ने खुशी को श्रेष्ठ महसूस कराया, जो अपने आप में बहुत संतोषजनक था। इससे उसे एक अजीब तरह का रोमांच मिला। आप जो चाहें मान लीजिए, मैं इस बारे में और बात नहीं करना चाहता। बकवास बंद करो, रिया, उसने सपाट लहजे में कहा। तुम मुझसे झूठ बोल रही हो, वरना तुम्हारा बॉयफ्रेंड सिक्योरिटी गार्ड कैसे हो सकता है? उसने अब भी इस बात पर विश्वास करने से इनकार करते हुए अपना सिर हिलाया। उनकी राय में, उन्होंने रिया के साथ इतना समय बिताया था कि वे जानती थीं कि यह लड़की दयालु तो थी, लेकिन इतनी मूर्ख नहीं थी। वह किसी सुरक्षा गार्ड की वर्दी पहने हुए किसी साधारण व्यक्ति के बहकावे में नहीं आएगी। दरअसल, उसका स्वाभिमान ही उसे इस सच्चाई को स्वीकार करने से रोक रहा है। लेकिन फिर अगले ही पल, उसके मन में बनी सारी धारणाएं टूट जाएंगी, क्योंकि खुशी, देखो, प्रवेश द्वार पर किसी को आते देख रिया की आंखें चमकते तारों की तरह जगमगा उठीं और उसने जल्दी से प्रवेश द्वार की ओर हाथ हिलाया। देखो, मेरा प्रेमी यहाँ है। ये सुनकर खुशी ने रिया से भी ज्यादा उत्सुकता और जिज्ञासा से बार के सामने वाले दरवाजे की ओर गर्दन बढ़ाई, ये साबित करने के लिए कि रिया उसे बेवकूफ बना रही होगी। और आखिरकार मुझे पता चल जाएगा कि रिया का बॉयफ्रेंड असल में किस तरह का आदमी है। वह उसके असली पेशे के बारे में बताने से क्यों इनकार कर रही है? क्या वह सचमुच सिर्फ एक सुरक्षा गार्ड था जैसा उसने कहा था? या शायद वह कोई माफिया सदस्य हो सकता है? या कोई राजनेता? उसने ऊपर देखा, उसके चेहरे पर उम्मीद साफ झलक रही थी, फिर उसे देखते ही वह स्तब्ध रह गई। क्योंकि पार्किंग स्थल के ठीक बीच में एल्विश ने एक सार्वजनिक इलेक्ट्रिक स्कूटर चलाने का विचार सोचा था, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह सुरक्षा गार्ड की वर्दी में था। हालांकि उसने गाड़ी को बड़े ही सलीके से पार्क किया, बड़े आराम से बाहर निकला, और एक पल के लिए तो यह नज़ारा इतना मनमोहक था कि कोई यह भूल ही जाए कि यह सुरक्षा गार्ड है। उसका चेहरा ही आसपास की सभी लड़कियों का दिल जीतने के लिए काफी था। दरअसल, सच्चाई ये थी कि एल्विश ने शानदार एंट्री करने के लिए अपनी एक लग्जरी कार लाने की योजना बनाई थी। लेकिन उनकी बेंटले अभी भी मरम्मत के लिए वर्कशॉप में थी, और जिस पोर्श को उन्होंने अभी अभी लिया था, वह रास्ते में ही ईंधन खत्म होने के कारण रुक गई थी, क्योंकि वे पहले ईंधन भरवाना भूल गए थे। देर न होने की चाह में, वह शहर द्वारा जारी किए गए एक इलेक्ट्रिक स्कूटर पर सवार होकर जितनी तेजी से हो सकता था, उतनी तेजी से वहां पहुंच गया। स्थिति को और भी बदतर बनाने के लिए, जल्दबाजी में उसने अपनी सुरक्षा गार्ड की वर्दी बदलने की जहमत तक नहीं उठाई थी। अरे नहीं, अब क्या करूं? कोई मेरी मदद करो, रिया, वो भोली भाली लड़की। ऐसा लग रहा था जैसे किसी सुरक्षा गार्ड ने उस पर जादू कर दिया हो, उसे बचाना नामुमकिन सा लग रहा था। जब खुशी ने आखिरकार एल्विश को एक सार्वजनिक इलेक्ट्रिक स्कूटर पर आते देखा, जो शहर में परिवहन के लिए इस्तेमाल होने वाला स्कूटर था और जिसे सरकार द्वारा सार्वजनिक उपयोग के लिए आवंटित किया गया था, ये सब देखकर वह लगभग बेहोश होने की कगार पर थी। उसे इस पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। आह, ये बिल्कुल नहीं है ना, रिया का बॉयफ्रेंड। क्या वह सच में सिक्योरिटी गार्ड था? तो क्या रिया इतने समय से मुझे सच बता रही थी और उसका बॉयफ्रेंड सिर्फ एक सिक्योरिटी गार्ड है? एल्विश ने स्विच ऑन किया और स्कूटर को पार्किंग एरिया में पार्क कर दिया, और वह बार के प्रवेश द्वार की ओर चल पड़ा। इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, रिया दौड़कर सीधे उसके पास गई और एक उत्साहित छोटी पत्नी की तरह उसकी बाहों में कूद पड़ी। हे डार्लिंग, आखिरकार तुम आ ही गए।
उसने अपनी बाहों को उसके कंधों के चारों ओर लपेट लिया, जो कि उसके जैसी लड़की के लिए बहुत ही अंतरंग और अवास्तविक व्यवहार था। इस दृश्य ने आसपास मौजूद पुरुष मेहमानों को भी स्तब्ध कर दिया और वे पूरी तरह चुप हो गए। उनके अनुसार उनके जैसी महिला, जो अभिनेत्री जैसी खूबसूरत हो, उच्च कोटि के परिवार से हो और जिसका स्वभाव त्रुटिहीन हो, वह भला एक सुरक्षा गार्ड की बाहों में कैसे समा सकती है। एक पल के लिए वे अपने दिमाग से सवाल कर रहे थे कि जो वे देख रहे हैं वह सच है या नहीं। वे इसे अपने दिमाग में पचा नहीं पा रहे थे। ये सब एक साथ बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल था। कुछ लोग इतने सदमे में थे कि उनके विश्व दृष्टिकोण लगभग उसी क्षण ध्वस्त हो गए। आखिरकार, जो कोई भी क्वींस बार में कदम रखने की हिम्मत करता है, जो आपके इलाके का कोई साधारण बार नहीं बल्कि पूरे मुंबई का सबसे खास बार है, उसके पास या तो अपने खातों में अच्छी खासी रकम होनी चाहिए या फिर उससे मजबूत संबंध होने चाहिए। उनमें से कई लोगों ने प्रवेश द्वार से अंदर आते ही रिया और खुशी पर अपनी निगाहें जमा ली थीं। उन्होंने पहले से ही योजना बना ली है कि बाद में बार में बातचीत शुरू करने के लिए कोई बहाना ढूंढ लेंगे। दरअसल, अपने पुराने परिचितों के छोटे से दायरे में उन्होंने उन दोनों को आज रात की जुड़वां देवियां का खिताब भी दे दिया था। लेकिन अब ये देखकर कि उन जुड़वां देवियों में से एक ने खुलेआम एक सुरक्षा गार्ड की वर्दी पहने हुए व्यक्ति की बाहों में खुद को सौंप दिया है, उनका विश्व दृष्टिकोण बदल गया है। जो लोग पहले चुपके से उससे संपर्क करने की योजना बना रहे थे, वे लगभग खून की उल्टी करने को तैयार थे। अगर उन्होंने किसी धनी उत्तराधिकारी को चुना होता तो ठीक था। यह उनके लिए दुखद तो है, लेकिन समझने योग्य है। लेकिन एक सुरक्षा गार्ड, वे इस पर कैसे विश्वास कर सकते हैं? अरे बाप रे, मेरी आंखें खराब हो गई होंगी, ये मेरे साथ धोखा कर रही होंगी। मेरे सपनों की देवी एक सुरक्षा गार्ड पर खुद को न्योछावर कर रही है। ये तो पागलपन है। हाँ, मुझे मानना पड़ेगा कि वो लड़का दिखने में अच्छा है, लेकिन क्या उसे उसकी बजाय मेरी बाहों में नहीं आना चाहिए था? ये किस तरह का तर्क है? बार के अंदर पुरुष मेहमानों का एक पूरा समूह मन ही मन विलाप कर रहा था। उनके स्वाभिमान को एक ही गले लगने से चकनाचूर हो गया था। आज रात एल्विश और रिया ने अनजाने में ही बहुत से लोगों का दिल तोड़ दिया। हालांकि रिया ने अपने बारे में फैल रही अफवाहों को पूरी तरह से नजरअंदाज करना जारी रखा। अपने होठों पर प्यारी सी मुस्कान लिए वह एल्विश की बांह से कसकर लिपट गई। दरअसल, वह जानबूझकर ऐसा कर रही है। ऐसा नहीं है कि वह प्रेम रोग में पूरी तरह से पागल हो गई है। उसके मन में एक स्पष्ट लक्ष्य है। उस एक ही कार्रवाई ने उन सभी लोगों के लिए सब कुछ स्पष्ट कर दिया जिन्होंने अभी तक उसका पीछा करने के अपने सपनों को नहीं छोड़ा है। अपने इस कृत्य से ही उसने ये स्पष्ट कर दिया कि वह पहले से ही किसी के साथ रिश्ते में है, उसका एक बॉयफ्रेंड है और वह इसे दिखाने से डरती नहीं है। हालांकि यह थोड़ा अनुचित था और एल्विश भी यह जानता था, लेकिन एल्विश इसे मना क्यों करता? इस बीच, इन सब के बीच खुशी को अकेलापन महसूस हो रहा है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह पहली बार अपनी दोस्त के असली स्वभाव को जान रही हो। वह ये समझ नहीं पा रही थी कि उसकी पुरानी रिया, जो थोड़ी अंतर्मुखी, थोड़ी बहिर्मुखी, थोड़ी शांत और शर्मीली थी, कहाँ चली गई। वह अपनी बचपन की दोस्त को पहचान नहीं पा रही थी। उसके द्वारा सार्वजनिक रूप से स्नेह का ये प्रदर्शन देखकर उसे लगा कि उसकी आंखें तुरंत अंधी हो जाएंगी। मतलब, बस उन्हें देखो। अगर आज रात भगवान भी उसके पास आकर कहें कि उनके बीच कुछ भी नहीं है, तो भी वह विश्वास नहीं करेगी, इसमें कोई शक नहीं था। उसकी सबसे अच्छी दोस्त उस तथाकथित सुरक्षा गार्ड के प्यार में पूरी तरह से पड़ गई थी, जिसके प्यार में वह पूरी तरह से पागल हो चुकी है और उसके पास वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं है। पूरी दुनिया पागल हो गई होगी। अरबों की संपत्ति की धनी उत्तराधिकारी, जो उच्च सामाजिक हलकों में जन्मी, एक सुरक्षा गार्ड से पहली नजर में प्यार कर बैठती है। क्या ये वास्तविक जीवन था या कोई विचित्र सपना? हाँ, हालांकि मुझे ये स्वीकार करना पड़ेगा कि वह लड़का आकर्षक था, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता था। लेकिन क्या सिर्फ अच्छी शक्ल सूरत से पेट भर सकता है? क्या सुंदर होना ही जीवनयापन का साधन बन सकता है? जब तक कि वह व्यक्ति उस रास्ते पर न चला जाए। खुशी ने जल्दी से अपने मन से अशुद्ध विचार निकाल दिए और हताशा में अपने दांत पीस लिए। हालांकि उसने मानसिक रूप से खुद को आज रात किसी न किसी तरह के आश्चर्य के लिए तैयार कर लिया था, ये जानते हुए कि रिया जिस आदमी को पसंद कर सकती है वह निश्चित रूप से असाधारण होगा, लेकिन उसके सामने की वास्तविकता उसके लिए सहन करना बहुत मुश्किल था। रिया को उसके प्रति इतनी समर्पित मुद्रा में देखकर उसे अपने दोस्त के इस बदलाव को स्वीकार करना लगभग असंभव लग रहा था। नहीं, मुझे इसके बारे में कुछ करना होगा। ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मैं उसे ऐसे रास्ते पर नहीं जाने दे सकता जहां से वापसी असंभव हो। मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे वह उसके असली स्वरूप को देख सके। मैं उसे उसका धन प्रेमी स्वभाव दिखाऊंगी, जो शायद उसके साथ बने रहने का एकमात्र कारण हो सकता है। जब वह उसे उसके असली रूप में देखेगी, तब शायद वह इतनी प्रेमग्रस्त न हो। अपने ही बनाए हुए विचार में उसने एल्विश को एक धोखेबाज करार दिया है जो रिया के पैसों के पीछे पड़ा है। खुशी का दिल गुस्से से उबल रहा था, हर पल उसकी छाती ऊपर नीचे हो रही थी। हालांकि उसने खुद को मानसिक रूप से तैयार कर लिया था, फिर भी उसकी आंखों के सामने जो कुछ घट रहा था उसकी कठोर वास्तविकता उसे एक घिनौने मजाक की तरह लगी।
उसके लिए अब भी यह विश्वास करना मुश्किल था कि रिया, जिसे वह बुद्धिमान, सुंदर और सुशिक्षित मानकर सम्मान करती थी, इतनी गैरजिम्मेदार और अपने दर्जे से इतनी नीच हरकत में पड़ सकती है। वह इस तरह खुद को क्यों अपमानित कर रही थी? उसके सामने मौजूद सच्चाई को वह क्यों नहीं देख पा रही थी? खुशी ने अपनी मुट्ठियां कस लीं। नहीं, मैं चुपचाप खड़े होकर उसे अपना जीवन बर्बाद करने नहीं दे सकता। मुझे अपने दोस्त को उसके दुष्ट हाथों के चंगुल से छुड़ाना होगा और इस तथाकथित सुरक्षा गार्ड का असली चेहरा बेनकाब करना होगा। उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय का भाव झलक रहा था। काश वह भी वही देख पाती जो मैं देखता हूँ, हर पुरुष के रग रग में बसी धन पूजा की भावना, तो निश्चित रूप से वह इस बात को समझ जाती और इस पागलपन को पीछे छोड़ देती। खुशी ने गहरी सांस लेते हुए खुद को शांत रहने के लिए मजबूर किया। उसने अपनी कमर सीधी की, चेहरे को संवारा और अपनी ठुड्डी को थोड़ा ऊपर उठाया, मानो कोई भी चीज उसे विचलित नहीं कर सकती हो। लेकिन मन ही मन उसने ठान लिया था, वह अपनी दोस्त की हर हाल में रक्षा करेगी, भले ही इसका मतलब अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी तरह का उपाय अपनाना ही क्यों न हो। आंखों तक मुश्किल से पहुंचने वाली एक जबरदस्ती की मुस्कान के साथ, उसने अपना हाथ बढ़ाया और रिया के पतले हाथ को थाम लिया। चलो रिया, उसने बनावटी खुशी जताते हुए कहा, चलिए अंदर चलते हैं और आज रात खूब मजे करते हैं। रिया ने पलकें झपकाईं, क्षण भर के लिए वह अचंभित हो गई, उसके होंठ ऐसे खुल गए मानो वह विरोध करना चाहती हो। लेकिन इससे पहले कि उसके होठों से एक भी शब्द निकल पाता, खुशी ने अपनी पकड़ और मजबूत कर ली और दृढ़ता से खींचने लगी। एक मेजबान की शालीनता और एक सेनापति के दृढ़ संकल्प के साथ, उसने रिया को आगे खींचा और भीड़ के बीच से रास्ता बनाते हुए अपनी दोस्त को विरोध करने का मौका दिए बिना आगे बढ़ी। एल्विश ने रिया की दोस्त के व्यवहार में कुछ असामान्य महसूस करते हुए अपनी भौहें ऊपर उठाईं। उसकी अंतरात्मा ने उसे बताया कि वह कुछ गड़बड़ कर रही है। लेकिन एल्विश को इसकी परवाह नहीं थी। उसने बस हल्की सी मुस्कान दी। भला ऐसी छोटी मोटी बातों से उसे क्या फर्क पड़ेगा। इसलिए एल्विश एक सज्जन व्यक्ति की तरह अकेले ही क्वीन बार में दाखिल हुआ, उसे अपने आसपास की निगाहों की परवाह नहीं थी। मुंबई भर में मशहूर क्वीन बार अपनी शानदार सजावट, विशाल डांस फ्लो और बेहतरीन साउंड सिस्टम के लिए जाना जाता था। ये युवाओं के लिए सबसे लोकप्रिय नाइट लाइफ स्थलों में से एक था। बेशक, कीमत भी प्रतिष्ठा के अनुरूप ही थी। एक साधारण फलों की थाली की कीमत कम से कम कई $100 होती है। एक दर्जन साधारण बियर की कीमत $1000 से अधिक हो सकती है। निजी कमरों का न्यूनतम किराया 10,000 से शुरू होता है। यहाँ एक रात बिताने में आसानी से कई $10,000 का खर्च आ जाता है। खुशी लगातार अपने पीछे चल रहे एल्विश की ओर देख रही थी, और उसका दिमाग पहले से ही इस बात पर काम कर रहा था कि उसके शांत मुखौटे को कैसे तोड़ा जाए। उनके अनुसार, डेटिंग करने वाले जोड़ों को समान दर्जा प्राप्त होना चाहिए। और एल्विश, एक मामूली सुरक्षा गार्ड, उस लड़की को डेट करने का इरादा रखने की हिम्मत कैसे कर सकता है जिसके बारे में वह सपने में भी नहीं सोच सकता। उसके मन में पहले से ही यह बात स्पष्ट थी कि वह सफलता की सीढ़ी के सबसे निचले पायदान पर है, एक ऐसी सीढ़ी जिस पर चढ़कर वह अपनी वर्तमान नौकरी के दम पर कभी रिया तक नहीं पहुंच सकता। रिया, सामाजिक प्रतिष्ठा और धन दोनों ही मामलों में उससे बिल्कुल अलग है, क्योंकि वह एक ऐसे परिवार की उत्तराधिकारी है जिसकी संपत्ति अरबों में है। और वह कहां से इतनी कमाई कर रहा है जिससे उसका गुजारा चल सके। उन दोनों के बीच का अंतर सभी को स्पष्ट है, या कम से कम उसे यही लगता था। खुशी कभी भी अपने दोस्त को इतने नीच व्यक्ति के हाथों अपमानित नहीं होने देगी, अरबों साल में भी नहीं। इसलिए उन्हें अलग रखने के लिए उनके पास पहले से ही एक उपाय था। योजना क्या थी? सरल, वह बिल का इस्तेमाल उसे डराने के लिए करेगी। वह उसे उनके संसारों के बीच की खाई का एहसास कराएगी। आखिरकार, रिया एक रात में जितना खर्च कर सकती है, वह उसकी पूरे दशक की तनख्वाह से भी अधिक हो सकता है। खुशी ने मुस्कुराते हुए कहा, हे, रिया को आखिरकार बॉयफ्रेंड मिल ही गया। मैं आज बहुत खुश हूँ। आज रात मैं आप लोगों को ट्रीट दूँ। उसके मन में यही विचार था कि कोई भी पुरुष ऐसा प्रस्ताव कभी स्वीकार नहीं करेगा। वह निश्चित रूप से स्वयं भुगतान करने पर जोर देगा। लेकिन एल्विश उन नियमों का बिल्कुल भी पालन करता हुआ प्रतीत नहीं हुआ। हालांकि एल्विश उसके मन की बात पूरी तरह से नहीं समझ पाया, फिर भी उसे कुछ हद तक अंदाजा था। इसलिए उसके मन में एक शरारती ख्याल आया और उसने शांत मुस्कान के साथ जवाब दिया, ठीक है, आप मुझे दावत दे सकती हैं। बहुत समय हो गया है जब किसी ने मुझे दावत दी है। चूंकि मैडम इतनी उदार हैं, तो मैं इसे स्वीकार करता हूँ। प्लॉप, खुशी लगभग ठोकर खाकर गिर ही गई। ये सब क्या हो रहा था? वो मूल योजना का पालन क्यों नहीं कर रहा था? वो इतनी बेशर्मी से उसे भुगतान कैसे करने दे सकता था? एक लड़की। वे लोग अस्थायी रूप से बैठने के लिए एक अच्छी आरामदायक जगह ढूंढ लेते हैं और एल्विश ने वेटर द्वारा दिए गए मेनू को उठा लिया। एक प्यारी सी मुस्कान के साथ उन्होंने कहा, हमारे लिए एक निजी कमरा खोल दीजिए, 1982 की लाफेट वाइन की 2 बोतलें ले आइए, और फलों की सबसे बढ़िया थाली ले आइए, जिसमें चेरी भी हों। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। वेटर ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए सम्मानपूर्वक उत्तर दिया, ठीक है, मैं अभी इसका इंतजाम कर देता हूँ।
कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा कीजिए, महोदय। कुछ देर बाद ऑर्डर तैयार हो गया और वेटर ने बिल को वाइन टेबल के नीचे रख दिया, जिसका भुगतान उन्हें बिल चुकाते समय करना था। खुशी ने जब तिरछी नज़र से बिल देखने की कोशिश की तो उसे देखकर उसे लगभग खून की उल्टी आ गई। 1982 की लाफिट की 2 बोतलें, यानी $10,000। अरे बाप रे! ऐसा नहीं था कि वह पैसे का इंतजाम नहीं कर सकती थी, बल्कि वह एल्विश को धोखा देना चाहती थी। इसके बजाय, वह उसके धोखे का शिकार हो गई, जिससे वह मन ही मन बेहद निराश हो गई। अंत में, खुशी अपने चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान बनाए रखने के अलावा और कुछ नहीं कर सकी, हालांकि वह मन ही मन उसकी आने वाली 10 पीढ़ियों को कोस रही थी। हाहा, इस आदमी में जरा भी सज्जनता नहीं है। उसने तो इस अवसर का फायदा उठाकर ऐसी चीजें मंगवाने की हिम्मत भी की जिन्हें वह खुद खरीदने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। एल्विश के प्रति खुशी की नाराजगी और पूर्वाग्रह और भी बढ़ गए। खुशी के चेहरे पर शुरू में गुस्से से लेकर अविश्वास तक और फिर पागलपन के बेहद करीब पहुंचने तक कई तरह के भाव दिखाई दिए। उसके गालों का रंग उड़ गया, जिससे बार की धुंधली रोशनी में वह लगभग भूतिया सी दिखने लगी। हाहा, एल्विश ने खुशी के गुस्से भरे चेहरे को बड़ी मुश्किल से छिपाते हुए मजे से देखा। उनकी मुस्कान में कई अर्थ छिपे थे जिन्हें समझाने की उन्होंने जहमत नहीं उठाई। जो व्यक्ति पहले से ही अपना मन बना चुका हो, उससे बहस करने का कोई फायदा नहीं था। सच तो ये था कि एल्विश का इरादा बिल का भुगतान खुद करने का था। वह कोई कंजूस आदमी नहीं था जो किसी महिला को बिल चुकाने देता, खासकर तब जब उसके पास खर्च करने के लिए पैसे हों। उसने पहले जिस तरह से बात की थी, उसका कारण सीधा साधा था, वह खुशी की स्पष्ट साजिशों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था कि वह उसके आने के क्षण से ही हिसाब किताब और साजिशें रच रही थी। रिया तो दिन भर की थकान मिटाने और आराम करने के लिए ही यहाँ आई थी। एक समझदार और सजग व्यक्ति होने के नाते एल्विश इतना तुच्छ नहीं था कि बार के बिल पर मोलभाव करे। लेकिन खुशी को निराशा में दांत पीसते देखना, वह लगभग कीमत के लायक था। वह लगभग उसके दिमाग में चल रही बातों को देख सकता था। हो सकता है कि वह पहले से ही अपनी अगली योजना बना रही हो। एल्विश ने अपने पे का एक घूंट लिया और आराम से बैठकर सोचने लगा कि वह और क्या सोच सकती है। खुशी ने अपनी आंखें इतनी जोर से घुमाई कि यह एक चमत्कार ही था कि वे उसके सिर से बाहर नहीं गिर गईं। ये रणनीति उसके लिए पूरी तरह से विफल साबित हुई थी। अब प्लान बी का समय आ गया है। मुझे मिल गया, यह विचार अचानक उसके दिमाग में बिजली की तरह कौंधा। मैं किसी लड़की को उससे फ्लर्ट करने के लिए कहूंगी। कोई भी पुरुष तब खुद को रोक नहीं सकता जब कोई खूबसूरत महिला खुद को उसके सामने पेश करे। जब रिया आखिरकार उसे एक घिनौने इंसान की तरह व्यवहार करते हुए देखेगी, तब उसे आखिरकार समझ आएगा कि यह सुरक्षा गार्ड असल में किस तरह का आदमी है। ये योजना पूरी तरह से अचूक थी। आखिरकार पुरुष अनुमान लगाने योग्य प्राणी होते हैं, खासकर जब शराब शामिल हो और एक खूबसूरत महिला सारा काम कर रही हो। शौचालय जाने की जरूरत का बहाना बनाते हुए खुशी ने कुछ बुदबुदाते हुए अपनी जगह से हटकर बार के बाहर कदम रख दिया। जैसे ही उसने अपना फोन निकाला और अपने कॉन्टैक्ट्स को स्क्रॉल करना शुरू किया, संगीत की आवाज धीमी होकर मंद पड़ गई। उसके दोस्तों के समूह में ऐसी ही लड़कियां भरी पड़ी थीं जो लगभग इसी तरह की जगहों पर रहती थीं। वे खेल को जानते थे कि इसे सही तरीके से कैसे खेला जाए, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे उसके अनगिनत एहसानों के ऋणी थे। तान्या, क्या तुम आज रात व्यस्त हो? नहीं, अच्छा। सुनो, मुझे तुमसे एक बहुत बड़ी मदद चाहिए। हाँ, तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो। तुम्हें बस इतना करना है। खुशी द्वारा अपनी योजना को विस्तार से बताने के बाद, जिसमें उसने एल्विश को एक ऐसे मामूली व्यक्ति के रूप में चित्रित किया जो उसकी भोली भाली दोस्त का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था, दूसरी तरफ से आने वाली आवाज तुरंत ही उसके काम को समझ गई। तान्या कॉलेज के दिनों से उसकी सबसे करीबी दोस्तों में से एक थी। वह लड़की बेहद लंबी थी, उसके शरीर के सुडौल आकार इतने आकर्षक थे कि उसे देखकर लोग रुक जाते थे। उसमें पुरुषों को उनके नाम तक भुला देने की एक अनोखी कला थी, और वह जानती थी कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। समझो काम हो गया, तान्या ने बिना हिचकिचाए सहमति दे दी। उसने घर पर शांति से रात बिताने की योजना बनाई थी, लेकिन ये तरीका उसे कहीं ज्यादा मनोरंजक लगा। 20 मिनट बाद, तान्या ऐसे बार में दाखिल हुई जैसे वह उस जगह की मालकिन हो। उसकी निगाहें बड़ी कुशलता से पूरे कमरे में घूमती रहीं, जब तक कि वे एल्विश पर आकर नहीं टिक गईं। भीड़भाड़ वाली जगह से भी, वह समझ सकती थी कि खुशी फोन पर इतनी हताश क्यों लग रही थी। वह लड़का अपनी खूबसूरती के दम पर हद से ज्यादा आकर्षक था। बार में मौजूद सभी पुरुषों में से कई देखने में अच्छे थे, लेकिन एल्विश ने आसानी से पहला स्थान हासिल कर लिया। ये सिर्फ उनकी खूबसूरती की बात नहीं थी, हालांकि वह भी निश्चित रूप से उनके लिए फायदेमंद साबित हो रही थी। उसके व्यवहार में कुछ खास बात थी, आत्मविश्वास से भरपूर लेकिन अहंकार रहित, जिसने उसे दूसरों को प्रभावित करने की अत्यधिक कोशिश करने वाले आम लोगों की भीड़ से अलग कर दिया। तान्या ने मूल रूप से अपने कुछ अन्य दोस्तों के साथ कराओके स्थल पर शाम बिताने की योजना बनाई थी। सच कहें तो, शुरुआत में खुशी के अनुरोध से वह बिल्कुल भी खुश नहीं थी।
किसी और के बॉयफ्रेंड को बहकाना खुद उसे भी थोड़ा अजीब लगा। लेकिन अब जब उसने उसे व्यक्तिगत रूप से देख लिया था, ये दिलचस्प होने वाला था। खुशी ने इस स्थिति को बहुत कम करके आंका, उसने सोचा, और उसे चुनौती का वही जाना पहचाना रोमांच महसूस होने लगा। ये लड़का बिल्कुल मेरे टाइप का है। अपने मन में एक योजना बनाते हुए तान्या डांस फ्लो की ओर चल पड़ी। वह उस तरह के आत्मविश्वास के साथ चलती थी जो इस बात से आता था कि वह जानती थी कि लोगों पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे वह धीरे धीरे एल्विश की मेज के करीब पहुंचती गई, उसकी कमर संगीत की धुन पर थिरकती रही। ये तरीका स्वाभाविक लगना चाहिए, एक संयोग की तरह, कुछ भी ज्यादा संदिग्ध नहीं। वह भीड़ के बीच से नाचते हुए आगे बढ़ी, कभी जानबूझकर तो कभी गलती से, बस इतना सा छूते हुए कि लगे कि यह एक आकस्मिक घटना थी। उसके हर स्पर्श को उसकी प्रतिक्रियाओं का परीक्षण करने के लिए सोच समझकर किया जाता था। एल्विश का जबड़ा लगभग तुरंत ही कस गया। उन्हें ठीक ठीक पता था कि यहाँ कौन सा खेल खेला जा रहा है। वह अचानक हुआ संपर्क, जिस तरह से वह बार बार उसके सहारे झुकने के बहाने ढूंढ रही थी, जिस तरह से वह खुद को अप्रत्यक्ष रूप से पेश कर रही थी, वह जानता था कि आजकल ये प्रलोभन का एक आदर्श उदाहरण है, और यह बिल्कुल भी अप्रत्यक्ष नहीं था। शुक्र है कि कम से कम वे एक प्रतिष्ठित बार में थे जहां चीजें पूरी तरह से बेकाबू नहीं हो सकती थी, लेकिन उसकी तरफ से इरादा बिल्कुल स्पष्ट था। अपनी सीट से रिया ने भी स्थिति को देखा, जिससे अनजाने में ही उसका खून खौलने लगा। उसने हस्तक्षेप करने की कोशिश की, विनम्रता से लेकिन दृढ़ता से उस अजनबी और एल्विश के बीच कुछ दूरी बनाने का प्रयास किया। लेकिन हर बार जब वह उस महिला का ध्यान दूसरी ओर मोड़ने में कामयाब हो जाती, तो तान्या उसके बचाव को भेदकर उसके करीब आने का कोई और बहाना ढूंढ लेती। ये सब कुछ बेहद गुस्सा दिलाने वाला था। उसकी समस्या क्या है? रिया मन ही मन गुस्से से उबल रही थी, ये देखकर कि वह महिला लगभग खुद को एल्विश पर लुटा रही थी। वह बार बार ऐसा करने की कोशिश क्यों करती रहती है? वह अपनी बात पूरी करने से पहले ही और ज्यादा चिढ़ गई। ये सब करना बेहद दुस्साहसी था। वह एल्विश के साथ एक साधारण शाम का आनंद लेने की कोशिश कर रही थी, और किसी अनजान महिला ने उसके प्रेमी पर नजर रखने के लिए उस शाम को अपना निजी शिकारगाह बना लिया था। इसी बीच खुशी बार के पास अपनी रणनीतिक स्थिति से ये सब देख रही थी, उसके होठों पर एक संतुष्टि भरी मुस्कान थी। पहला चरण शुरू हो चुका था। अब उसे बस एल्विश के जाल में फंसने और अपना असली रंग दिखाने का इंतजार करना था। जैसे ही रिया उसे किसी दूसरी महिला की ओर से की गई पेशकश का जवाब देते हुए देखेगी, ये सारी हास्यास्पद स्थिति अपने आप सुलझ जाएगी। योजना एकदम सही थी। भला क्या गड़बड़ हो सकती थी?